वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दिस ऑफिशियल चैनल ऑफ आईटी आश्रम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20th ऑफ अगस्त में जो आपका खोज एग्जाम हुआ था, खोज 2, राइट। उसमें साइंस में, एग्जाम में साइंस में सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी पार्ट था उसके क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन था, राइट। पहला क्वेश्चन है Which of the following is not a fertilizer? Okay, 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a fertilizer? बहुत सिंपल है, बराबर, आपको बहुत इजीली पता है, पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट। तो अगर आप देखो तो यहां पे फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, तो भैया यूरिया तो आता है, पोटेश भी आएगा, सल्फर भी आएगा, तो काउडंग यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो काउडंग शुड बी योर आंसर। काउडंग क्या रहेगा आपका आंसर, बिकॉज अगर आप देखो तो मैन्योर बनाने के लिए काउडंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर में नहीं आएगा, तो बी शुड बी योर आंसर। डन, चलो डन। चलो इसको पहले देखने का, समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले आराम से। क्वेश्चन इज द मैनेजमेंट ऑफ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट इज नोन एज। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। एनिमल्स को रेयरिंग करना, मैनेजमेंट करना, प्रोटेक्ट करना, ओके, टू हैव पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, ये आपको पता ही है। तो इसका ये किसके अंडर में आएगा, इट विल कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री, ओके। वैसे आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीजें आती है, कैटल फार्मिंग, फिशरी, फिश कल्चर, बी कल्चर, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है इसके अंडर में, ओके। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे भी आपका बी आंसर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ेंगे इसको। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग प्लांट एंड राइजिंग लाइवस्टॉक फॉर द ह्यूमन यूज। बहुत सिंपल है ना। सबसे पहले समझना है कि यहाँ पे ग्रोइंग प्लांट्स लिखा हुआ है, मतलब प्लांट्स के रिलेटेड है। दूसरा का राइजिंग लाइवस्टॉक, मतलब क्या, प्लांट्स जिससे फूड मिलते हैं, उसकी बात चल रही है। तो यहां पे हॉर्टिकल्चर तो ऐसा नहीं आएगा, एनिमल हस्बेंड्री तो एनिमल का हो गया, पीसी कल्चर नहीं आएगा, एग्रीकल्चर आएगा। सिंपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर, एग्रीकल्चर शुड बी योर आंसर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, समझेंगे अच्छे से, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हैबिटेट मतलब क्या, जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, जहां पे सर्वाइव करते हैं, वहां पे वो जीते हैं। आइदर टेरेस्ट्रियल हो गया, आइदर एक्वेटिक हो गया, आइदर एर्बोरियल हो गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं। तो अगर हैबिटेट का लॉस हो रहा है, राइट, तो उसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? क्या इसमें ओवर फिशिंग आएगी? ये तो सिर्फ फिश के रिगार्डिंग है, ओवर फिशिंग, सही है। डिफॉरेस्टेशन आ सकता है, पॉल्यूशन ऐसा इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड फॉर दिस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज अगर हो भी रहा है तो प्लांट एनिमल्स कहीं ना कहीं और चले जाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रो कर लेंगे। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि अगर आप देखो द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, और यू कैन से हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या रहेगा, फॉरेस्ट रहेगा, है ना। और फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं। तो आंसर यहां क्या आएगा आपका, फॉरेस्ट शुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो पहले देखेंगे, अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, ओके। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय, अब यहां तो साइंटिस्ट का नाम है, ये तो आपने पढ़ा ही है, बहुत सारे साइंटिस्ट आपको ऑलरेडी पता है ना। तो ये भी एक साइंटिस्ट है। इसमें आ जाएगा वैक्सीन स्मॉल पॉक्स में लुइस पास्चर नहीं, जॉन मेंडल नहीं, एडवर्ड जेनर। क्या आ जाएगा, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि स्मॉल पॉक्स के ऊपर ये पर्टिकुलर वैक्सीन इस तरीके से एप्लीकेबल है। डन, तो ये सिंपल साइंटिस्ट का नाम है। चलो नेक्स्ट चलते हैं और उसको पहले देखने का, समझने का ट्राई करेंगे। क्या दिया यहां पे, डेलिबरेटली इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स, यहां पे क्या बोला है, वीक माइक्रोब्स इनटू हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स। अब ये तो आपको पता ही, थोड़ा लिंक लग रही है ना आपको। ऐसा एक सॉल्यूशन बनाया जहां पे माइक्रोब्स है लेकिन वीक फॉर्म में है, थोड़े से माइल्ड फॉर्म में है, उसको हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फ्यूचर में अटैक करे तो उसके सामने हम लड़ सके, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर सके। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या है, ये प्रोसेस का नाम है सिंपल वैक्सीनेशन। वैक्सीन ही ऐसी होती है, आपको पता ही है। कोविड वैक्सीन में बताइए कैसा होता, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस अगर बॉडी पे अटैक कर भी रहा है, फिर भी इम्यून सिस्टम इतनी तैयार है, रेडी है उससे फाइट करने के लिए। डन, सो दिस इज योर वैक्सीनेशन, मतलब कि सी शुड बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन, चलो नेक्स्ट चलेंगे, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखते पहले, पढ़ते पहले। अ प्लांट डिसीज कॉल्ड साइट्रस कैंकर।
साइट्रस कैंकर एक प्लांट का डिसीज है जो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, राइट। इज कॉज्ड बाय देखो ये नहीं पूछा है कि कौन से प्रकार का माइक्रोब्स, मतलब कि वो नाम नहीं पूछा है, बहुत सिंपल कैटेगरी पूछी है, तो आपको आना चाहिए। यहां पे आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया। ओके, ये डिसीज कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। अगर कोई दूसरा अगर डिसीज है तो फंगल डिसीज हो सकता है, वायरल डिसीज हो सकता है, प्रोटोजुअल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं साइट्रस कैंकर डिसीज जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन का इजीएस्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसको पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, समझने का ट्राई करेंगे एंड देन मूव ऑन करेंगे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वी गेट क्रैम्प्स इनटू द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, हमारे मसल्स जो है वो पेन करते हैं, दर्द करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको पता है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। उस टाइम पे हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल क्या करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और स्केलेटल मसल जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल वहां बनेगा लैक्टिक एसिड। सो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्या होता है? हमें क्रैम्प आता है, मस्कुलर पेन होता है, राइट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी पढ़ लेंगे पहले। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर, सिंपल है। देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो कंडीशन में होता है, ये आप लोग ऑलरेडी पता है। एक तो हो जाएगा कि जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि ऑक्सीजन थोड़ा कम अवेलेबल है, और एक हो जाएगा जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन है, जब कम रहेगा ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। लेकिन जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तब क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एल्कोहल, बराबर है। तो ये दोनों चीजें यहां पे बनने वाली है। यहां पे मेंशन नहीं कर रहा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, डन। यहां पे सिंपल एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है, जिससे एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, डन। देखो यहां पे लैक्टिक एसिड दिया है, नहीं दिया है, डन। तो यहां पे अल्कोहल के साथ क्या बनेगा? यहां पे CO2 बनता है। देखो ये प्रोसेस कहां पे होने वाली है? दिस प्रोसेस विल हैपन इन दी ईस्ट। ईस्ट क्या है आपको पता ही है, टाइप ऑफ फंगस। तो ईस्ट में जो यूनिसेलुलर फंगस है उसमें ये प्रोसेस होती है, उसमें क्या बनेगा? आपका अल्कोहल बनेगा एंड CO2 बनेगा। तो यहां पे दोनों चीजें बन रही है, लैक्टिक एसिड दिया ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, बोथ एंड बी शुड बी योर आंसर, सही है। तो यहां पे C शुड बी योर आंसर, जहां पे दोनों प्रोडक्ट ऐड करे गए एक साथ, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? क्या करता है ऐसा लिविंग, मतलब रिप्रोडक्शन, है ना, समझते हैं। कीपिंग इंडिविजुअल ऑर्गन अलाइव, नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे फिर भी कुछ है जो जिंदा ही है, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी जिंदा है। मेंटेनिंग ग्रोथ, नहीं, वैसे भी ग्रोथ तो होने ही वाला है ना, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे फिर भी। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं, हमें तो एनर्जी फूड और ऑक्सीजन से मिलती है। तो क्या बच गया? ऑप्शन बच गया डी, कंटिन्यू स्पीसीज फॉरएवर। स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या होगा? यहाँ पे रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी शुड बी योर आंसर ओवर हियर, सही है, क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इजी है और आप लोगों ने ऐसे ही बहुत कई बार पढ़ लिया होगा इसको। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन स्वीट पोटैटो टेक्स प्लेस बाय, बहुत सिंपल है, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे बताते हैं, तो आपको आना ही चाहिए, है ना। ये आ जाएगा रूट, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेम आ गया तो उसमें पोटैटो आ सकता है, ऑनियन आ सकता है, ठीक है। लीव्स आ गया तो उसमें ब्रायोफाइलम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है स्वीट पोटैटो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? रूट शुड बी योर आंसर, आंसर ए, ऑप्शन ए, बराबर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। है आपके सामने, इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होने वाला है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां पे नहीं होता है, मतलब किसमें? एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, आपको पता ही वैसे, है ना। तो ह्यूमन में तो भैया इंटरनल होता है, डॉग में होता है, काउ में भी होता है, क्योंकि ये सब क्या हो गया? टाइप ऑफ मैमल्स। बट अगर बात करें फिश जो पानी में रहती है, वहां पे क्या होगा? फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म आएंगे, ओवम आएंगे पानी के अंदर, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बराबर है, पानी के अंदर, डन।
चलो हमने है क्वेश्चन नंबर 13 जो हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ेंगे पहले इसको। टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ द दिस। देखो आपको पता ही ऑलरेडी, मेटामॉर्फोसिस पता है। टैडपोल क्या होता है? टैडपोल इज योर लार्वी स्टेज। टैडपोल क्या रहेगी आपकी? लार्वी स्टेज। और उसके अंदर जब वो खुद को चेंज करेगा तो क्या बना देगा? यहां पे ये बना देगा फ्रॉग। ओके, तो फ्रॉग कौन सा हो गया आपका? फ्रॉग इज योर एडल्ट स्टेज। फ्रॉग इज योर एडल्ट स्टेज और ये हो गया आपका लार्वी स्टेज। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? जहां पे टेडपोल से फ्रॉग बनता है। मतलब कि टेडपोल जब छोटा होगा तो दिखेगा फिश के जैसा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा दिखेगा फ्रॉग के जैसा। सही है, तो यहां पे ये प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये प्रोसेस का नाम है, जो आपको शायद पता होगा, बट स्टिल अभी के लिए समझ लो कि टैडपोल से क्या बनेगा? फ्रॉग बनेगा। टैडपोल क्या है भैया? छोटी स्टेज है, लार्वी स्टेज है, और फ्रॉग क्या है? आपकी बड़ी स्टेज है। बराबर है, मतलब क्या एडल्ट स्टेज है फ्रॉग। डन। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहां पे हो गया है आपका कंप्लीट। मतलब इसका आंसर आएगा फ्रॉग। डॉग, ह्यूमन, कैट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 14। डन। इसको देख लेते, पहले समझ लेते हैं। एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ। आपको पता ही है राइट कि एडोलसेंस फेज में, प्यूबर्टी एज में बहुत सारे मेल एंड फीमेल, मतलब लड़के और लड़की दोनों को प्रॉब्लम होता है पिंपल्स का, एक्ने का। सही है, तो वो क्यों होते हैं? वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ये आपको पता है। लेकिन हार्मोनल चेंजेस होने से क्या होगा बॉडी में? हार्मोनल चेंजेस होने से हमारी स्किन पे जो ऑयल आता है, ऑयल सिक्रीशन, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो जिसकी ऑयली स्किन है उसको ज्यादा पिंपल्स होते हैं नॉर्मली, है ना? तो पिंपल्स एंड एक्ने ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में ऑयल ग्लैंड जो होते हैं उसका ओवर सिक्रेशन होता है, जो ओवर सिक्रीट करेगा ऑयल का फ्रॉम द ऑयल ग्लैंड। ओके, ऑयल ग्लैंड का नाम यहां पे बता दूं आपको मैं, शायद आपको पता होगा। ऑयल ग्लैंड जो हमारे स्किन के अंडर होता है, मतलब डर्मिस लेयर पे होता है, उसका नाम है सीबेशियस ग्लैंड। क्या नाम है उसका? सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सो सीबेशियस ग्लैंड सिक्रेट्स सेबम। ये क्या सिक्रेट करता है? ये सेबम सिक्रेट करता है, और जो जिसको हम लोग ऑयल बोलते हैं नॉर्मली, राइट? तो जो ऑयल सिक्रेशन जिसका ज्यादा होगा उससे क्या होगा? एनवायरमेंट के बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा बैठेंगे और वहां पे इंफेक्शन ज्यादा फैलेगा, जिससे ज्यादा पिंपल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, मतलब बी शुड बी योर आंसर। ठीक है, 15 स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले। ओके, सो व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, जो स्टार्ट होता है एक टीनेजर गर्ल को जो प्यूबर्टी एज में आ चुकी है, जिसमें हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो गर्ल को स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कंटिन्यू चलेगी, राइट? रिप्रोडक्टिव फेज तक ये कंटिन्यू चलेगी, बट एट द एज ऑफ 45 और 50 की एज के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, और वो कंडीशन को नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं मेनोपॉज। यहां पे दिखा है स्टॉपेज, राइट? अगर ऐसा बोला होता कि इनिशिएशन और स्टार्टिंग, तो आंसर क्या आ जाता आपका? मेनार्क। लेकिन यहां पे आंसर क्या आ जाता आपका? मेनोपॉज शुड बी योर आंसर हो गया। डन। तो आई होप कि जो 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुए हैं। थैंक यू सो मच।